आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है बीबीए सेमेस्टर 1 का। बीबीए सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पेपर है। इसका सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस जान लेना चाहिए, फिर क्लासेस स्टार्ट करना चाहिए ताकि समझ में आए। तो सिलेबस को देखिए पहले, बीबीए सेमेस्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इसका पेपर कोड है बीबीए 315। जब आपका एग्जामिनेशन का रूटीन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा पेपर कोड बीबीए 315, 315। 315 का मतलब क्या होता है? 315 कैसे लिखा है बताइए? इसका क्या कोड है? कुछ तो कोड होगा। तो याद रखिएगा, बीबीए का कोड है 3। बीबीए का कोड क्या है? 3। 1 ये सेमेस्टर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? सेमेस्टर। और ये जो 5 देख रहे हैं ना, ये पेपर को डिनोट करता है। इसका मतलब है कि बीबीए के पहले सेमेस्टर का पांचवा पेपर। बीबीए के पहले सेमेस्टर का कौन सा पेपर है? पांचवा पेपर। इसको बीबीए सेमेस्टर 1 का पांचवा पेपर बोलते हैं। देखिए पांचवा पेपर है, सबसे लास्ट पेपर है सेमेस्टर 1 का। अगर आप देखें तो पांचवा पेपर में आएगा। मैं दिखा देता हूँ पीछे स्लाइड करके। ये पांचवा पेपर है। इससे पहले ये देखिए, एक पेपर ये हुआ, चौथा पेपर, ये तीसरा पेपर, ये दूसरा पेपर, और ये पहला पेपर। देखिए तो इसमें 311 होगा। देखिए बीबीए 3 का कोड, पहला सेमेस्टर पहला पेपर। दूसरा में 312 होगा, 312। उसी तरह से 313 है, 314 है। अब समझ में आए कोडिंग? और 315 है। इसका मतलब अब जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा 1 की जगह पे, यानी 315 की जगह 300, देखिए 21 होगा सबसे पहले। ये हम लोग सीबी स्कोर से, चलिए इसको तो हटा दीजिए। सेमेस्टर 2 में जब हम जाते हैं तो देखिए इसका नाम क्या है पेपर का? 322। ये है 321। इस पेपर का नाम है 321। इसने लिखा ही नहीं कहीं, ऐसे दे दिया है, पता नहीं कैसे कैसे उठा। 321 ये है, तो इस तरह से दिया है। तो चलिए हम लोग आज उसमें डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस? तो पहले हम लोग पेपर कोड समझ गए, कैसे लिखा रहता है, कैसे पेपर कोड जनरेट किया जाता है। पेपर कोड का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, मार्क्स के ऊपर चलते हैं। तो मार्क्स का पोजीशन क्या है? तो मार्क्स का पोजीशन ये कहता है कि आपको 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा, जो एग्ज़ाम सेंटर में देना होगा, जहाँ सेंटर पड़ेगा। और ये 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम होगा, जो आपके डिपार्टमेंट में ही होगा या आपके कॉलेज में होगा। तो आपका इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का, जो कॉलेज में ही होगा। और एक्सटर्नल जो बाहर जाके एग्जाम देना पड़ता है वो 70 मार्क्स का। टोटल मिला के 100 मार्क्स हो गया। यानी 30 का आपको इंटरनल एग्जाम देना है और 70 का आपको क्या देना है? एक्सटर्नल एग्जाम देना है। कहीं कोई दिक्कत है? पहला कोड समझ गए, बीबीए का कोड 315 क्यों लिखा गया? टाइमिंग 3 आवर का रहेगा, घंटे एक एग्जामिनेशन का। 3 घंटे का ही एग्जाम होगा। और नंबर कितना पूछा जाएगा एग्जाम में? 70 नंबर। 30 नंबर तो पहले से हो जाएगा, ये 30 नंबर पहले होगा। इसको इंटरनल एग्जाम बोलते हैं। ये पहले ही आपके कॉलेज में या स्कूल में हो जाएगा। तो कॉलेज में पहले से हो जाएगा। और ये 70 नंबर का एग्जाम देना है, जिसके लिए आपको टाइम कितना मिला? 3 घंटा टाइम मिलेगा। अब क्वेश्चन का इसका पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन के पैटर्न को। क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन नहीं दिया है कि क्वेश्चन का पैटर्न, जबकि सिलेबस में साफ साफ लिख देना चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न। लेकिन हम लोग आगे के क्लासेस में क्वेश्चन के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये पूरा समझ आ गया? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये पेपर आखिर आपको बीबीए सेमेस्टर 1 में दिया क्यों है पढ़ने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का बीबीए सेमेस्टर 1 में जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी करने का? तो बोलता है द कोर्स एम एट एक्सपोजिंग द स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट, टूल एंड टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपिंग दियर स्किल। इसका मेन एम है कि हम स्टूडेंट के बीच में कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बताएं, इकोनॉमिक्स का टूल और टेक्निक बताएं, ताकि वो अपने स्किल को बढ़ा सके। तो इसका मेन पर्पस है कि एक स्टूडेंट जो बीबीए कर रहा है उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स को बिल्ड करना है, ताकि वो अपने स्किल को डेवलप कर सके। इसके लिए ये सिलेबस डाला गया। और अगर कोई भी बच्चा अगर बीबीए कर रहा है, मार्केटिंग जान रहा है, वो बिजनेस में जाना चाहता है, तो इकोनॉमिक्स के नॉलेज के बिना वो बीबीए कर ही नहीं सकता। इसलिए इकोनॉमिक्स हर सेमेस्टर में आपको टकराएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स का अगर नॉलेज नहीं, मार्केट का नॉलेज नहीं, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? तो आपको चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। बिना इकोनॉमिक्स के नॉलेज के ना आप बिजनेस में जा सकते हो, ना आप जॉब में जा सकते हो, ना आप प्रोफेशन में जा सकते हो। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या सीखना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर? तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में बटा रहता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसने बांटा था 2 पार्ट में? तो प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने बांटा था 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में बांटा था प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने? 2 पार्ट में, एक माइक्रो
और एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ होता है स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम करते हैं, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और अगर हम इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं तो माइक्रो के अंदर आता है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, राम क्या डिमांड कर रहा है, श्याम क्या डिमांड कर रहा है। लेकिन पूरे अगर एग्रीगेट की बात करें कि पूरे देश के अंदर क्या डिमांड आ रहा है, तो पूरे देश के अंदर जो डिमांड की बात करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर एक बिजनेस के प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है कि एक बिजनेस किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित करता है, वो माइक्रो में पढ़ते हैं। और पूरे देश का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, वो मैक्रो में पढ़ते हैं। तो माइक्रो का एरिया छोटा होता है, इसमें इंडिविजुअल का स्टडी किया जाता है। और मैक्रो का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, इसमें एग्रीगेट का स्टडी किया जाता है, संपूर्ण का स्टडी किया जाता है। कोई दिक्कत है? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बिना माइक्रो पढ़े कोई भी व्यक्ति मैक्रो को नहीं पढ़ सकता। उसको पहले माइक्रो तो पढ़ना पड़ेगा ना, पहले वो डिमांड समझेगा तब एग्रीगेट डिमांड समझेगा। यहाँ पे डिमांड्स का कॉन्सेप्ट समझेगा, डिमांड क्या होता है, तब वो एग्रीगेट डिमांड यानी संपूर्ण मांग पढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना कंपलसरी है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैक्रो पढ़ने के लिए माइक्रो पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन माइक्रो पढ़ने के लिए मैक्रो का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सारे लोगों को सबसे पहले माइक्रो पढ़ाया जाता है और फिर आगे के क्लासेस में आपको मैक्रो भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैक्रो को नहीं पढ़िएगा तो कोई काम का नहीं। माइक्रो के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन साथ ही साथ बना रहे, लगा रहे। ये पूरा सिलेबस डाला हुआ है। तो सबसे पहले हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, नेचर क्या है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब यहाँ तक तो समझ गए कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा डिटेल नहीं, हमको डिटेल किसका पढ़ना है, माइक्रो का। लेकिन मैक्रो का क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि अभी माइक्रो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैक्रो नहीं पढ़ रहे हैं। माइक्रो का नेचर पढ़ना है, माइक्रो का स्कोप पढ़ना है कि बिजनेस में माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या यूज है। अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, बीबीए कर रहे हो, तो बिजनेस में माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा ना। और अगर आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और आपका एम वही टारगेट है जहाँ पे दिया हुआ है कि इस जगह पे इसका इस्तेमाल होगा, आप वही जाना चाहते हो, तो आप अच्छे से पढ़ के जाओ। क्योंकि बीबीए प्रोफेशनल कोर्स होता है। अगर प्रोफेशनल कोर्स को भी आप नॉर्मल कोर्स की तरह पढ़ लेंगे डिग्री लेने के लिए, तो कोई मतलब का नहीं। उससे अच्छा मत ही पढ़ो यार, उससे अच्छा मत पढ़ो, छोड़ दो। बीबीए प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल का मतलब है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप बीकॉम करने वाले या नॉर्मल बच्चे से अलग हो सके और आपको जल्दी जॉब मिल सके। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब है कि आपको बीबीए करने के बाद तुरंत जॉब मिल सके, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसके लिए अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। आप सोचोगे एक नॉर्मल कोर्स की तरह, जैसे बीकॉम का बच्चा पढ़ रहा है, बीए का बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ रहा है, वही स्टैंडर्ड अगर आपका है, तो आप भूल जाओ, बीबीए आप गलत कर रहे हो। अभी भी सेमेस्टर छोड़ सकते हो, अभी भी पैसा बच सकता है। और नहीं तो पैसा भी जाएगा, करियर भी जाएगा, समय भी जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो प्रोफेशनल का मतलब होता है उसका एक्सपर्ट बनना, उसका मास्टर बनना, तभी आपको जॉब मिलेगा। नहीं तो कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे आपको छांट देगा वो। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आप चॉइस कर रहे हैं तो उसका परफेक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि दिक्कत नहीं हो। अगर आप ये सोच नहीं नहीं रखे हुए हैं, आपका सोच इससे नीचे चल रहा है, तो आप भूल जाना कि आपको जॉब मिलने वाला है। बीबीए फालतू का कर रहे हो, उससे अच्छा कि बीए कर लो या बीकॉम कर लो या बीएससी कर लो, उसी में फ़ायदा है आपको। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड मेंटेन किए हो, बीकॉम बीएससी बीए का, और आ रहे हो बीबीए करने के लिए, तो दिक्कत है, आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। जॉब के लिए आपको इसमें डेडिकेशन होना चाहिए। हम अगर इकोनॉमिक्स पढ़े तो इकोनॉमिक्स का परफेक्ट नॉलेज मेरे पास है, हम इकोनॉमिक्स का यूटिलाइजेशन जानते हैं कि कहाँ पे उसका यूज़ होगा। हम बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए में इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, किस जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम जब यूजेज जानेंगे तभी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझें और अपने पर्पस को समझे। देखिए, जब भी सिलेबस बनाता है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी लिख देता है कि स्टूडेंट को आखिर क्यों पढ़ने, क्यों पागल था यूनिवर्सिटी जो आपको डिसाइड करके दे दिया बीबीए पढ़ना चाहिए। दूसरा पेपर भी दे सकता था ना, कोई सब्जेक्ट ऐसे आलतू फालतू सब्जेक्ट नहीं देता था कोई यूनिवर्सिटी, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, कोई पर्पस होगा। तो वो पर्पस यहाँ लिखा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट के अंदर इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, टूल्स एंड टेक्निक पता हो इकोनॉमिक्स का, ताकि वो उसको जब वो जॉब में जाए, जब वो बिजनेस करे या प्रोफेशन में जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए सिलेबस जारी किया गया, इसके लिए सिलेबस डाला गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको।
चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे अब हम लोग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ना। आपको मालूम होना चाहिए 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे किया जाए, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए किया जाए। या पढ़े भी होंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 होता है। मार्केट फोर्सेस इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे मार्केट में सॉल्व करेंगे। अगर व्हाट टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम है, क्या बनाएं, या हाउ टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम है कि कैसे बनाएं, तो पहले तो इस प्रॉब्लम को डिटेल समझना है कि प्रॉब्लम आखिर क्रिएट कैसे हो रहा है इकोनॉमिक्स में। बताइए इकोनॉमी में ये समस्या क्यों आ रही है हम लोगों के पास बार बार, कि क्या मान लिया हम लोगों के साथ समस्या, मार्केट जाता है तो क्या खरीदे, ये खरीदे, ये खरीदे, ये खरीदे, पैसा लिमिटेड है और डिजायर अनलिमिटेड है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हो रहा है और इस प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या है, वो भी आपको देखना है कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। भारत में सर्कुलर फ्लो क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का, किस तरह से सर्कुलर फ्लो हो रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है, इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स है, ये भी आपको पढ़ना है। यानी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दियर टाइप्स आपको पूरा पढ़ना है, यानी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर आपको पढ़ना है रिवेन्यू कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू क्या होता है और रिवेन्यू के क्या टाइप्स है, टोटल रिवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, ये सब पढ़ना है। और इसके रिलेशंस पढ़ना है, यानी तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड कैसे है, मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू एक दूसरे से, ये हम लोगों को यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 के अंदर जो टॉपिक आपको दिया गया है, तो यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ सप्लाई। वहाँ हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, तो पढ़ना ही था लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, सप्लाई को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 4 में अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक्स कॉस्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। उसके अंदर हम लोग पढ़ना है शॉर्ट टर्म कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड लॉन्ग रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे होता है, ये पूरा यूनिट हम लोगों को पढ़ना है। ये एकदम बिल्कुल नया यूनिट है। उसके नीचे यूनिट 4 के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, उसमें इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है फर्म का, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, फर्म किस तरह से काम करता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है क्या, मोनोपोली मार्केट क्या होता है, उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है, इसमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। यही तो आपके सिलेबस में पढ़ना है, और इतना ही कॉन्सेप्ट आप अगर सही से बुक कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी आपको बनाना चाहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कि मार्केट में किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, मेरा जो स्टूडेंट पढ़ के मेरे से निकलेगा उस बच्चे के अंदर क्या दमखम होना चाहिए, उस बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल होना चाहिए। अगर आप अपना पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पा रहे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको पोटेंशियल डेवलप करना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करी, मान लो दिल्ली में जिस तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी है अभी, या पूरे देश में जॉब अपॉर्चुनिटी जिस तरह का बीबीए के स्टूडेंट को है, आपका यूनिवर्सिटी तो मेहनत करके उस हिसाब से सिलेबस बना दिया। उसको लगता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा के, भले कॉलेज में पढ़ाई हो ना हो, कॉलेज तो नहीं पढ़ाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी दिखा दिया कि हमने ये स्टैंडर्ड का सिलेबस बना दिया, वो स्टैंडर्ड दिल्ली में चलता है, यानी हर कंपनी इस स्टैंडर्ड के बच्चों को उठाती है। तो सिलेबस तो यूनिवर्सिटी उस स्टैंडर्ड का बना दिया, लेकिन पढ़ाई उस स्टैंडर्ड का अगर नहीं होगा, चाहे कॉलेजेस में हो चाहे कहीं भी हो, तो उसी के लिए बच्चों को फिर स्पेशल ट्यूशन लेना पड़ रहा है, स्पेशल कोचिंग करना पड़ रहा है कि भाई हम ट्यूशन लेके थोड़ा अपने आप के स्किल को बढ़ाएंगे, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में अगर हम नहीं निकलेंगे बन के इस यूनिवर्सिटी से, तो फिर हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए देखिएगा यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट नहीं करवा पाती है, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं करवाने के पीछे कारण क्या है कि उसका बच्चा उस लायक नहीं निकल रहा है जिस लायक यूनिवर्सिटी को चाहिए। अब प्लेसमेंट वाले को बुलाएगी तो उसका वो तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा कि हमको ऐसा बच्चा चाहिए, और बच्चा के पास अगर स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, क्वालिटी नहीं रहेगा, तो कैंपस नहीं देगा। इसलिए कैंपस सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत यूनिवर्सिटी चुन लिए, परिस्थितियाँ गलत हो सकती है, उसको हम सही करेंगे। अगर हम लोग गलत जगह पे एडमिशन ले लिए, दूसरी जगह नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे एडमिशन ले लिए, तो आप इसको ठीक करें,
अब अगर कॉलेज पढ़ाता है अच्छी बात है, वहाँ भी मेहनत करना है, जी जान लगा के नहीं पढ़ाता है तो आपको एडिशनल सपोर्ट लेके अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को उस लायक नहीं बना रहे तो फिर समझिए आपका बीबीए करने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको वेस्ट कर रहे हैं, पैसा आपका वेस्टेज चला जाएगा। इसलिए एक एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आखिर यूनिवर्सिटी ये सिलेबस ला के डेवलप करके मेरे अंदर यानी एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी डेवलप करना चाहती है। ये कुछ बुक रिकमेंड किए गए हैं। अब देखिए ये जो सिलेबस बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा ऐसा जगह से सिलेबस उठा के बनाते हैं। एक तो सिलेबस ठीक बनाए, रिकमेंडेशन बुक ऐसा ऐसा देते हैं जो नहीं रहता है, मिलता ही नहीं है। आपको बहुत मुश्किल से लाइब्रेरी में अगर मिल जाएगा तो देख लीजिएगा, जितना भी रिकमेंडेशन दिया गया है वो उनके लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा, कॉलेज के लाइब्रेरी में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जनरली ये सब बहुत मुश्किल से बुक मिलता है बुक शॉप में, तो आप इसको लाइब्रेरी में अगर होगा तो लाइब्रेरी से अवेलेबल करवा सकते हैं। और ये बुक आपके पास रिकमेंडेशन है, बट अगर देखा जाए तो जनरली ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक हम लोगों का, हम लोग भी अपना पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो, और या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो हम लोग खुद का नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। उस नोट से आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि नोट्स को इजी वे में हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि जितना आसान हो सके, जितना आसान भाषा में उस नोट्स को हम बना सके, तो हम लोग वहाँ से कॉपी करके आराम से और ईजी वे में उस नोट्स को हम लोग लेकर आते हैं ताकि बच्चों को आसानी से सारा कंटेंट मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, और ये स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में हम लोग। आज का क्लास सिर्फ हम लोग सिलेबस को लेके था कि सिलेबस एक बार स्टूडेंट को समझ आ जाए कि सिलेबस है क्या, क्या पढ़ना चाहिए इसके अंदर, कौन कौन से कंटेंट हमें पढ़ने हैं, ये जानकारी नहीं रहता है। स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता हम पढ़ क्या रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा पढ़ लिए, पता ही नहीं चला सिलेबस क्या था, कंटेंट कैसा और क्यों पढ़ना था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था, क्यों हम स्टडी कर रहे थे, ये समझना और सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए। तो एक एक करके हम लोग सिलेबस डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। आज हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किए। जब हम लोग पीछे के, ये देखिए दूसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट, जब स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में समझाएंगे कि क्या है। यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव के बिना नहीं होगा। कोई भी चीज़ आप पढ़ाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तभी आपको पढ़ाया जा रहा है, तभी आपको सिखाया जा रहा है। देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा है, टू स्टैंड अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। हम ये जानना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो पहले इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट समझिए, इन्वायरमेंट का पूरा डायमेंशन समझिए, डायमेंशन क्या है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट कैसे वर्क करता है और उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कल होकर अगर आप बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट हमको कैसे डैमेज कर सकता है, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इन्वायरमेंट का और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। बताओ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि स्वेटर बेचने वाले का सेल बढ़ जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स वाला का सेल ठंडा हो जाएगा। तो भाई पॉजिटिव पड़ेगा कि नेगेटिव पड़ेगा, आपको समझ के रहना होगा ताकि आप सेफ रह सके, अपने बिजनेस को डैमेज होने से बचा सके। तो सबका कहीं ना कहीं कोई पर्पस है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, उसके पीछे का कोई ना कोई कारण है। तो आप उस कारण को समझिए और आपके सिलेबस को जो भी डिज़ाइन किया गया, बहुत बेहतरीन सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, अपने कॉलेज में जी जान लगा के पढ़िए, घर पे पढ़िए, अगर ज़रूरत पड़ता है तो सेपरेट आप ट्यूशन लेके पढ़िए, लेकिन अपने आप को उस स्टैंडर्ड में मेंटेन कीजिए। नहीं तो जॉब बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, ये बात श्योर रहिएगा आप। क्योंकि आप दिल्ली को कम्पीट करेंगे, जहाँ पे आप नौकरी करने जाएंगे वो बच्चा दिल्ली का है, पूरे देश का बच्चा बीबीए कर रहा है। सब बच्चा बीबीए के बाद आप जहाँ जाएंगे नौकरी लेने वहीं जाएगा वो भी, ऐसा नहीं कि उसको अलग नौकरी मिलेगा। तो वहीं जाएगा, उसका इंटरव्यू लेवल और आपका इंटरव्यू लेवल में आसमान ज़मीन का अंतर होगा। दूसरा, जो बच्चे बीबीए कर रहे हैं वो अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बोलने का तरीका सीखेंगे, कैसे बोलना है। कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को अपने वर्ड में लाएं। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, वो जो बोलता है ना इंडस्ट्री में वही टिकता है। जॉब उसी को मिलता है जो बोलता है। नॉलेज बात का चीज़, बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई भी सवाल पूछे तुरंत बोलिए, क्लास में भी बोलिए, कॉलेजेस में बोलिए, बोलने का आदत जरूर डालिए क्योंकि आप प्रोफेशनल है। आपको अगर बोलने का आदत नहीं है ना, आप चुप रहते हैं, तो समझिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में गलत जानने वाला, नहीं जानने वाला आदमी बोल बोल के आगे बढ़ जाता है। तो आज के समय में बोलना बहुत ज़रूरी है। सही चीज़ बोलिए, चाहे जो हो आप बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन बोलना ज़रूर शुरू कीजिए कि उससे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो जो बोलता है वही इंडस्ट्री में टिकता है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये हम लोग स्टार्ट किए हैं लगातार, इकोनॉमिक्स का हम लोग सोच रहे हैं यूनिट 1 2 3 करके कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे 3 3 यूनिट करके, उसके बाद हम लोग फिर दूसरे पेपर में इंटर करेंगे। थैंक यू।